पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये जो है आपका, 1 मिनट रुकना, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक अच्छा ही क्वेश्चन है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, देखिएगा एक बार। तो अगर हम देखें, पोल में आप लोग जवाब देंगे ही जैसा कि आप देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग, 30 क्वेश्चन होंगे वही जैसे पेपर में आते हैं, सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन होंगे। और तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। कल आपको गर्लफ्रेंड बताया था GF, बट वो गर्लफ्रेंड नहीं होता, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स ये इसी दिशा में होती हैं। पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, बाद में फाइन मोटर स्किल्स, है ना, जिसको हम सूक्ष्म सकल या गतिक कौशल कहते हैं फाइन, और ग्रॉस है आपका, ग्रॉस मतलब बड़ा, या उसको हम कहें एक तरह से स्थूल गतिक कौशल, है ना। तो फटाफट से बताना है ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी हैं इसमें, या स्थूल गाम जिसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो, बिग मसल्स, ग्रॉस का मतलब ये बिग, ठीक है ना, बिग मसल्स। तो बिग मसल्स का प्रयोग स्केचिंग में होता है, कल ही बताया था, स्केच बनाने में तो भाई आपकी ये उंगलियों यानी हैंड्स और आई की मसल्स का जहां प्रयोग हो वो फाइन मोटर है। तो ये क्या है, फाइन मोटर है। होल्डिंग अ नीडल, सुई जब आप पकड़ रहे हैं, सुई में धागा डाल रहे हैं, वो भी क्या है, फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। ठीक, वॉकिंग फास्ट, हाँ वॉकिंग तो चाहे फास्ट हो स्लो हो कुछ भी हो, आपकी आर्म्स और लेग्स की मसल्स का, बड़ी मांसपेशियों का आपके शरीर की प्रयोग हो रहा है, तो ये ग्रॉस मोटर है, स्थूल गतिक कौशल है। धागे में मोती पिरोना यानी पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, उसमें भी आपकी आंखों का और हाथ के कोऑर्डिनेशन का प्रयोग होगा, है ना। जब आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कढ़ाई बुनाई सिलाई, आंखों में काजल लगा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। वॉकिंग फास्ट, जंपिंग, स्किपिंग यानी कूदना, उछलना, तैरना, ड्राइविंग, ये सब आपके ग्रॉस मोटर का उदाहरण है। सिंपल बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 2? ये कहता है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल जो विकास का अधोगामी सिद्धांत है ना, बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। इंग्लिश में जरूर चेक कर लीजिएगा, कई बार ये लोग हिंदी में ट्रांसलेशन में गड़बड़ कर देते हैं, तो वहां आपको दिक्कत आएगी। सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल कल ही पढ़े थे। सेफेल मतलब खोपड़ी होती है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है सेंटर से प्रॉक्सिमिटी, यानी नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरीज, केंद्र से सीमाओं की ओर, जो कि आप लोग जवाब दे भी रहे हैं, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, नियर टू फार, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कुछ नहीं होता, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। हेड टू टो आपका सेफेलोकॉर्डल है, कि पहले बच्चे का उसके सर पे कंट्रोल आएगा, फिर ये गर्दन पे कंट्रोल आएगा, फिर वो बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, पैरों पे कंट्रोल आएगा, वो है सेफेलोकॉर्डल। सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज में क्या होता है, बच्चा पहले किसी चीज को, मान लीजिए बॉटल है, वो पूरे दोनों हाथों से पकड़ता था, बाहों से पकड़ता था, फिर वो उंगलियों से पकड़ने लगेगा, यानी इस पेन को पकड़ने के लिए पहले पूरी हथेली का इस्तेमाल करता था, अब सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके एक अंगूठा और एक उंगली का वो उठा सकता है, यानी सेंटर से बाहर की ओर। जो आपकी बॉडी का सेंटर है, जो आपका हार्ट है, रीढ़ की हड्डी है, फिर कंधों पे कंट्रोल, फिर आपकी इन भुजाओं पे कंट्रोल, फिर आपका ये एल्बो के बाद वाला जो पार्ट है इस पे कंट्रोल, फिर आपकी हाथों पे और फिर उंगलियों पे कंट्रोल। ठीक, तो सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, ये हो गया आपका अधोगामी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, पढ़िएगा फटाफट से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण के द्वितीयक वाहक। सामाजिकरण का एक तो है प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें परिवार आता है, और बाकी जो है आपके, अगर परिवार के साथ नेबरहुड आ जाए तो वो भी प्राइमरी, लेकिन फैमिली कभी भी सेकेंडरी नहीं होगा और स्कूल कभी भी प्राइमरी नहीं होगा। तो हमें पता है स्कूल जो है वो सेकेंडरी है, बुक्स सेकेंडरी हो गई, मीडिया सेकेंडरी है, पेरेंट्स जो हैं यानी फैमिली या सिबलिंग्स वो प्राइमरी में आएंगे, जो आपके भाई बहन हैं, तो ये प्राइमरी में आएगा। पूछा क्या है, सेकेंडरी। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं, वो कहाँ मिलेंगे हमें ऑप्शन में, 4th ऑप्शन मिलेंगे, जो कि आप लोग जवाब दे रहे हैं। 74% लोग सही उत्तर यहाँ दे रहे हैं। बात ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर फटाफट से। ये पूरा आपका रिवीजन कल के जो हमने मैराथन सेशन कंटेंट किया था क्वेश्चन से, उसका पूरा रिवीजन अपने आप हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियरी, यानी पियाजे की थियरी के अकॉर्डिंग, पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है पियाजे का, उसके अनुसार एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस एंड डेवलप हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। ऑपरेशंस का मतलब क्या है, कल भी बताया था, ऑपरेशन का मतलब होता है लॉजिक, यानी लॉजिक पे काम कर सकते हैं, एक्टिविटीज पे काम कर सकते हैं ज्यादातर बच्चे। और हाइपोथेटिको, देखो ऑपरेशन सिर्फ ऑपरेशन होता तो आंसर हो जाता कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, क्यों? क्योंकि लॉजिक को ऑपरेशन कहा गया है पियाजे की थियरी में, लेकिन उन्होंने साथ में क्या दिया है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी जिसको हम कहते हैं अमूर्त चिंतन एक तरह से, या हम कहते हैं जिसको निगमनात्मक तार्किक चिंतन, जो इकोनॉमिस्ट लोगों में या फिर जो साइंटिस्ट में
ज्यादा हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है एक तरह से। तो ये हर किसी में तो नहीं होता, बट इस स्टेज तक आते आते मोस्ट चिल्ड्रन, तभी लिखा हुआ है मोस्ट चिल्ड्रन, हर कोई हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप कर पाए जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये सीधा सा इसका मतलब है, जब भी हाइपोथेटिकल लिखा हो, एब्स्ट्रैक्ट लिखा हो, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि डिडक्टिव थॉट भी इसी में आता है। ठीक, अगर सिर्फ ऑपरेशन लिखा होता तो ये हो जाता, ऑपरेशन से पहले लिखा होता तो ये हो जाता, सेंसस की बात करेगा तो सेंसरी मोटर। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आज कम समय में करेंगे, इसको बिल्कुल टेस्ट की तरह लेना है। जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है, बताइए। रेडीनेस टू लर्न, या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स या फंक्शनल फिक्सनेस। देखिए पियाजे बच्चे को सक्रिय रखने की बात करते हैं, ये हमें और आपको सबको पता है अब तो, है ना। आज बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराइए, कल तो डिटेल में पढ़ लिए हैं, ठीक है राशिद, स्पीड पकड़ते हैं। तो अगर हम बात करें, हमें पता है पियाजे, देखिए कभी भी पियाजे की, वाइगॉस्की की, ये बात मैं कल बताना भूल गई थी, वैसे क्वेश्चंस में कई बार बता चुकी हूँ। कंस्ट्रक्टिविस्ट लोगों की जब भी बात होती है, रचनावादी लोगों की, वो मीनिंग मेकिंग की बात करते हैं, यानी अर्थ निर्माण की बात करेंगे, बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे, और वो कभी भी रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात नहीं करेंगे। पूरे पेपर में रिवॉर्ड पनिशमेंट से बचना है आपको, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स का भी एक सेशन होगा कल, आपकी हिंदी की मैराथन है, हिंदी पेडागोजी की, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट की बात पियाजे नहीं करेंगे, कंपटीशन की। फंक्शनल फिक्सनेस तो प्रॉब्लम होती है कि आप किसी समस्या को एक ही ढंग से सॉल्व करें, वो तो लर्निंग में एक समस्या है एक तरह से। रेडीनेस टू लर्न, रेडीनेस टू लर्न क्या, सीखने के लिए तत्परता। इस रेडीनेस का मतलब क्या है, एक थॉर्नडाइक है जो कहते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है बट कभी पूछ ले तो, वो है लॉ ऑफ रेडीनेस, उनका तत्परता का सिद्धांत, कि बच्चा तैयार नहीं होगा तब तक सीखेगा नहीं। लेकिन इनका रेडीनेस टू लर्न का मतलब है कि वो मैच्योर है कि नहीं है, अपनी एज के अनुसार किसी कंटेंट को सीखने के लिए रेडी है कि नहीं है। तो ये जेनेटिक्स की बात करते हैं जब ये रेडीनेस टू लर्न की बात करते हैं पियाजे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की देखते हैं, फटाफट से जवाब देना। देखना एक बार, गले में और थोड़ा आंखों में जलना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो फटाफट से, अमरजीत कंसिडर्स rules as fixed and advocates that everyone should follow rules irrespective of their personal situations। यानी अमरजीत नियमों को स्थिर मानते हैं, फिक्स्ड मानते हैं, इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए। कल भी डिस्कस किया था, रूल्स आर फिक्स्ड, रूल्स आर एब्सोल्यूट। किस स्टेज में, फोर्थ स्टेज में, ठीक। कोलबर्ग की, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एट विच स्टेज अमरजीत इज एट प्रेजेंट, फोर्थ स्टेज। सेकेंड लेवल कन्वेंशनल यानी पारंपरिक स्तर है, और चौथा जो है आपका चरण है। अगर हम बात करूं यहाँ पे चौथे स्तर की, तो उसको हम कहते हैं क्या, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस तो म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया, टिट फॉर टैट, ये सेकंड है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट फर्स्ट है। गुड बाय गुड गर्ल थर्ड है, ठीक। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है विच इज फोर्थ, ठीक। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, नो मैटर व्हाट। रूल्स को बदला नहीं जा सकता, कोई भी सिचुएशन हो आपकी, आप रूल्स तोड़ेंगे नहीं, है ना। चाहे किसी की जान जा रही हो फिर भी रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे। ये है पर्सनल सिचुएशन को ध्यान में ना रखना, सिर्फ रूल्स पे फोकस करना, ठीक। तो ये फोर्थ ऑप्शन है कि रूल्स परिवर्तित ही नहीं किए जा सकते। फिफ्थ में ऑप्शन होता है कि इंडिविजुअल के भी राइट्स हैं, रूल्स को परिवर्तित किया जा सकता है जरूरत पड़ने पे। चलिए आते हैं खैर क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूरिंग अ ग्रुप वर्क, जब बच्चे समूह में काम कर रहे हैं एक क्लास के अंदर, रमेश फाइंड्स हिज स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ गिवन क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू स्कैफोल्ड देम, रमेश को क्या करना है, स्कैफोल्डिंग कहां में होती है, वाइगॉस्की की थियरी में होती है। तो टेम्परेरी हेल्प देनी है, जहां बच्चे अटक रहे हैं वहां। कैसे करें, रमेश क्या है, टीचर हैं। टेल देम टू कॉपी द आंसर, कॉपी करना एकदम खराब बात है, बच्चे को एक्टिव रखना है। आस्क देम टू विदड्रॉ गिवन असाइनमेंट एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट टास्क, यानी एक काम करो, जो प्रदत्त कार्य मिला है उसको, काम को छोड़ दो और अगले टास्क पे बढ़ जाओ, जो नहीं हो रहा उसे छोड़ दो, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। गिव क्यूज हिंट्स रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम, यही बात हमने की थी, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देना, क्यूज देना, हिंट देना, ये सब क्या है, जिस स्टेप पे बच्चा अटके वहां पे उसको हेल्प दे देना। इन्हीं को हम पाड़ या मचान कहते हैं, इस तरह की हेल्प को, जो टेम्परेरी हेल्प है, जो अस्थायी मदद है, ठीक है ना। वो साइकिल वाला एग्जांपल भी दिया था। कॉम्प्लिकेट द क्वेश्चन बाय एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस, बच्चे को और कंफ्यूज कर देंगे, ऐसे टीचर्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 7th का ऑप्शन जो था वो थर्ड था, मजाक कर रही हूँ। चलिए आ जाओ फटाफट से। अगर हम देखें, मैम सैड क्यों हो आप आज, बिल्कुल सैड नहीं हो निशा, बस थकी हुई हूँ, बहुत अच्छी नींद आई है बहुत दिनों बाद, क्योंकि इतने दिनों से तैयारी में बिजी थी, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था उस मैराथन की तैयारी में, है ना। तो मैं सैड नहीं, बस टायर्डनेस है, वैसे बहुत पीसफुल महसूस कर रही हूँ। आपका जो मैराथन का कमिटमेंट था वो पूरा हो चुका है। टू एनहेंस, अभी हिंदी और इंग्लिश का रहता है,
टू एनहेंस स्टूडेंट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेव वाइगॉस्की एडवोकेटेड फॉर डैश। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए वाइगॉस्की किसकी बात करेंगे? सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, है ना। पैसिव इमिटेशन यानी नकल की बात करेंगे, नहीं, बच्चों को निष्क्रिय कभी नहीं रखेंगे, रट्टे की बात, रोट मेमोराइजेशन की नहीं करेंगे। यस, कल्चरल टूल्स, है ना। सोशल आइसोलेशन कल भी बताया था, सामाजिक पृथकीकरण नहीं करेंगे वाइगॉस्की, ये नहीं कहेंगे कि समाज से अलग कर दो, है ना। सोशल इंटरेक्शन होता तो सही था। तो यूज ऑफ कल्चरल टूल्स, जो संस्कृति में कहानियां हैं, किस्से हैं, त्योहार हैं, मिलना जुलना है, ऐसे उपकरणों का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्लेसेस डैश एट द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसको स्थान देती है? प्रगतिशील शिक्षा क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, बच्चे को एक्टिव रखना। कौन कहता है? जॉन डुई कहते हैं, ठीक है ना, जॉन डीवी जिनको हम कह देते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, जो हम कल चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे थे कि लर्निंग जो है प्रेजेंट लाइफ के लिए होनी चाहिए, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, सोशल कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर बने बच्चा, ये सारी कम्युनिटी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करे, ये सारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लक्षण हैं, ठीक। तो यहाँ पे बच्चे को सेंटर में रखेंगे, भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एक तरह से बच्चे को जहां सेंटर में रखा जाए पढ़ना, तो बच्चा सेंटर में रहेगा। देखिए यहाँ पे इवन एक्टिविटीज भी होती है ना, पेरेंट्स सेंटर में नहीं, टीचर्स नहीं, एग्जाम्स नहीं, इवन यहाँ एक्टिविटीज भी होती, एक्टिविटीज से भी पहले बच्चा आएगा। आता है ना, एक क्वेश्चन आया था कि चाइल्ड सेंटर्ड या प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो है जहां सेंटर में होते हैं कौन? तो एक ऑप्शन था बच्चे यानी स्टूडेंट, दूसरा था स्कूल चिल्ड्रन, पहला था कि स्कूल चिल्ड्रन आर एट दी सेंटर, दूसरा था स्कूल एक्टिविटीज आर एट दी सेंटर, फिर था पेरेंट्स और टीचर्स। तो स्कूल एक्टिविटीज कई लोगों ने लगा दिया था। देखिए एक्टिविटीज बच्चे के आधार पे प्लान होती हैं, इसलिए विद्यार्थी सेंटर में रहेगा, एक्टिविटीज भी विद्यार्थी के अनुसार होंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखिएगा फटाफट से क्या है जवाब। क्वेश्चन क्या है? अहमद वांट्स टू बिकम अ साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर। As per Howard Gardner's theory of multiple intelligences, his teachers should provide opportunities to enhance his dash intelligence. अहमद एक बच्चा है जिसको मनोउपचारक यानी साइकोलॉजिस्ट बनना है, साइकोथेरेपिस्ट बनना है, परामर्श दाता यानी काउंसलर बनना है, काउंसलिंग करनी है लोगों की। तो टीचर्स के अनुसार या गार्डनर के अगर हम माने तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को किस बुद्धि के संवर्धन में उनको अवसर देने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज देने चाहिए, किस पे फोकस ज्यादा करना चाहिए जिससे वो काउंसलर बेहतर बन पाए, उस तरह की मेथड से उनको पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? ये सिंपल है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, है ना। इंट्रापर्सनल है सेल्फ, उनको अगर फिलोसोफर बनना होता है अहमद को तो हम कहते हैं इंट्रापर्सनल, स्पिरिचुअलिटी में जाना होता है तो हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। लेकिन इंटरपर्सनल यानी साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर को या टीचर को किसके साथ डील करना है? भाई लोगों के साथ डील करना है। अगर आप इंटरपर्सनल में क्या होता है? अदर्स की फीलिंग्स, मोटिव्स, डिजायर्स को समझ पाना। तो यहाँ पे जब लोगों को समझने की बात आ रही है तो इंटरपर्सनल, खुद को समझने की बात आएगी तो इंट्रापर्सनल, ठीक है ना। स्पेशल है स्थान को समझना, जैसे जो स्कल्पचर है यानी जो मूर्तिकार है उसमें होगा स्पेशल, नेचुरलिस्टिक आपका गार्डनर में, फार्मर में, म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो भी म्यूजिक को कंपोज करते हैं, सिंगर्स हुए, कंपोजर्स हुए, वो सब आ जाएंगे। तो इंटरपर्सनल इज द राइट वर्ड हियर या राइट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है? वाइल प्रैक्टिसिंग कोऑपरेटिव लर्निंग अ टीचर शुड, यानी सहयोगात्मक अधिगम, जिसकी बात वाइगॉस्की करेंगे, जिसकी बात चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करेगी, तो उस पर ध्यान देने के लिए सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? सॉरी पोल सही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लो यार। वो आपका नेट में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, इस वजह से आगे पीछे दिख रहा होगा शायद, एक बार चेक कर लेना। यहाँ से तो ओके। आज यार गले में दिक्कत हो गई है, आज गर्म पानी से थोड़ा सा ध्यान रखूंगी। लगातार बोलने से ना, कल मैराथन जो है इतना बड़ा था। देखिएगा एक बार, हाँ बहुत बढ़िया एवाईसी, बहुत बढ़िया कह रहे हैं, दोनों पेपर क्लियर किया पिछली बार। चलिए आ जाइए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, वाइल प्रैक्टिसिंग कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम का जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या करें? बच्चों को एक्टिव रखेंगे, सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुप नहीं, मिक्स्ड एबिलिटी, क्योंकि सेम एबिलिटी सारे बच्चे मैथ्स में ही अच्छे हैं यदि, तो अगर किसी को लैंग्वेज में दिक्कत होगी तो कौन हेल्प करेगा? तो कल भी बात की थी मैंने, हेट्रोजेनस ग्रुपिंग करनी है अगर करनी पड़े तो। हेट्रोजेनस क्या होता है? मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग, जिसमें अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे हों, विषम समूह।
इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू फॉलो ओनली प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर, जी नहीं। रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ डिस्कशन, नहीं, सॉरी, बच्चे को तो हमें एक्टिव रखना है। मेक ग्रुप्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, ये बात एकदम सही है कि अगर आप कोऑपरेटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं तो विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को एक ग्रुप में रखिए, जिससे क्या होगा कि अलग अलग बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सीख पाएंगे। जो मैथ्स में दिक्कत आती है जिसको, वो दूसरे बच्चे से मैथ्स सीख पाएगा, जो मैथ्स में अच्छा है वो दूसरे से लैंग्वेज सीख पाएगा। इन अ क्लासरूम डिस्कशन ऑन क्रिकेट, क्रिकेट पे एक चर्चा हो रही है क्लासरूम में, अ टीचर इज गिविंग मोर चांसेस टू बॉयज देन गर्ल्स, बाय डूइंग सो ही इज, यानी जब क्रिकेट पे चर्चा हो रही है क्लासरूम में तो एक टीचर हैं जो लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं डिस्कशन में, चर्चा में लड़कों को ज्यादा जवाब देने के ऑप्शन दे रहे हैं, लड़कियों को कम, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रिकेट जो है लड़कों को ही पता होगा, उसके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट लड़कों का ही होगा। अब ऐसा हो भी सकता है, लेकिन उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि हमने सोसाइटी में ऐसे ही चीजें चली आ रही हैं, वो भी एक स्टीरियोटाइप है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्टिसिपेट करने का मौका ना दे लड़कियों को। तो अगर किसी भी एक जेंडर को प्रेफरेंस दी जा रही है किसी भी एक्टिविटी में, अगर डांस या म्यूजिक में लड़कियों को प्रेफरेंस दे तो वो जेंडर बायसनेस है, जेंडर स्टीरियोटाइप है एक तरह का। स्टीरियोटाइप में बायसनेस अपने आप छिपी हुई होती है। दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा ऐसे ऑप्शन में आपको। कॉम्बैटिंग स्टीरियोटाइप थ्रेट, भाई रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहे हैं वो। अगर लड़कियों को प्रेफरेंस दे रहे होते क्रिकेट में तब हम मान सकते थे, क्योंकि उसमें क्या होता, एक तरह से आप जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहे हैं। जो फील्ड माना जाता है कि स्टीरियोटिपिकल मैन के लिए है, उसमें अगर आप फीमेल्स को भी ऑप्शन दे रहे हैं ज्यादा, तो वो इक्विटी का उदाहरण होता, जो कि यहां है नहीं। प्रैक्टिसिंग जेंडर बायस, बिल्कुल सही बात है। पक्षपात, किसी एक पक्ष में झुके हुए हैं, पूर्वाग्रहों का पालन कर रहे हैं, सिंपल बात। फिर क्या है, एंश्योरिंग जेंडर इक्वालिटी, कोई इक्वालिटी का उन्होंने ध्यान नहीं रखा जब एक को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, कोई जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, ये सही होता अगर होता तो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो फटाफट से बताइएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल के सेशन में मजा आया, लेकिन पता नहीं लगा 6:30 घंटे का। शुरुआत में तो दिक्कत हुई, वो ढोल वोल बजने लग गए थे जब, है ना। जो लोग सुबह तक जगे रहे भाई, मतलब रात तक लास्ट तक रुके रहे, उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करनी पड़ेगी हमें। चलिए आ जाइए आप फटाफट से, समझते हैं कहानी क्या है। देखना एक बार, अगर हम बात करें यहाँ पे 47% लोग सेंटर नहीं दिखा रहा, क्या करें। सेंटर अभी आ जाएगा ना, अभी एडमिट कार्ड फाइनल थोड़ी आ गया होगा। देखो एक बार, अगर हम बात करें 13th का सेकंड कह रहे हैं ज्यादातर लोग, चलिए देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर्स या वेरीड लर्नर्स, जहां विभिन्न या विविध पृष्ठभूमि से आने वाले शिक्षार्थी हैं, तो वहां पे टीचर को क्या करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना है। ग्रुप स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स, जो फर्स्ट आ रहा है उसको अलग ये नहीं करना, रैंक नहीं करना, लेबल नहीं करना बच्चे को। सेट एंड मेंटेन एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस फ्रॉम ऑल, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखना, यानी टीचर की एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव होनी चाहिए बच्चे से, क्योंकि टीचर की एक्सपेक्टेशन का प्रभाव बच्चे की लर्निंग पे पड़ेगा। तो आपको ये नहीं मानना कि कोई एक धर्म से, एक जाति से, एक समूह से आ रहा है तो वो नहीं सीख पाएगा। सभी से सफलता की अपेक्षाएं कि हर बच्चा सक्सेसफुल या सक्सेस पा सकता है एग्जाम में, ओवरऑल सीखने में, लाइफ में सीख सकता है हर बच्चा। तो आप एक तो सेट एंड मेंटेन एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस फ्रॉम ऑल। अब सक्सेस सबके लिए डिफरेंट हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं सब फर्स्ट आएंगे। जो बच्चा जिस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है उसको उस तरफ आप कह रहे हैं कि उसके लिए आपने एक्सपेक्टेशन सेट की हैं। फिर आता है थर्ड, डिवाइड स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। डिवाइड तो करना ही नहीं है बच्चे को। प्रैक्टिस स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड मेथड ऑफ असेसमेंट, कल ही बात की थी, फ्लेक्सिबल करिकुलम चाहिए, आपकी एनईपी भी यही कह रही है, लचीलापन, है ना, जहां चेंजेस संभव हो, रिजिड नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड नहीं। ठीक, तो ऑप्शन जो है वो बी ही सही है, आप लोग जवाब दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा फटाफट से। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन, एक है समेटिव असेसमेंट, है ना, जो एट द एंड ऑफ द टर्म होगा, या तो हाफ ईयरली, ईयरली, है ना, एविडेंस, जजमेंट, इन सब के लिए होता है। फॉर्मेटिव जो है, फॉर्मेटिव असेसमेंट किसके बेसिस पे होगा, रचनात्मक आकलन एक्टिविटीज बेस्ड होगा, ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, नहीं थ्रू आउट द सेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, बिल्कुल ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, साल भर जो है कंटिन्यूटी में फॉर्मेटिव असेसमेंट चलेगा सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान। कभी FA1 हो रहा है, कभी FA2, कभी कोई एक्टिविटी, ठीक है ना। एंड में तो SA होगा, एंड में या टर्म एंड हो या ईयर एंड हो, ओनली फॉर स्टूडेंट्स फेसिंग लर्निंग चैलेंजेस, नहीं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सभी के लिए होगा, सभी के बारे में पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा फटाफट से, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी समालोचनात्मक चिंतन पे इस तरह के क्वेश्चन आप पूछे जाने लग गए, डायरेक्ट नहीं पूछता कई बार कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब बताओ। आपको 4 क्वेश्चन देगा और कहेगा पहचानो इनमें से कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है।
यानी दर्शाता है। तो समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा कौन सा ऑप्शन? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? देखिए समालोचनात्मक चिंतन में क्रिटिकल थिंकिंग में डाइवर्जेंट थिंकिंग भी लगेगी, आपका क्या कहेंगे उसको, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी लगेगी, आपकी एनालिसिस भी लगेगा, सिंथेसिस भी लगेगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत सारी मेटाकॉग्निशन भी लगेगा, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वन वर्ड आंसर को हम क्रिटिकल थिंकिंग कह दें। ये तो रटंत विद्या या रिकॉल बेस्ड है कि बच्चे की मेमोरी के आधार पे वो बता देगा कैपिटल क्या है ना? कोलालंपुर है ना शायद, है श्रीलंका कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा। अच्छा मैं गलत बोल देती, ठीक है। चलो, व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? आज राहुल है, निशा नहीं है। निशा चक्कर खा सकती थी इस क्वेश्चन पे। देखो एक बार, व्हेन इज निशा कहती क्या हो गया तुम्हें, इस तरह की सवाल नहीं पूछोगी। देखो एक बार, हाँ वो कोलालंपुर थोड़ा फेमस शहर है शायद, इसलिए मेरे दिमाग में रह गया होगा। भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो ये भी आप बता दोगे यार, 5 सितंबर को मनाते हैं, तो ये वन वर्ड हो गया, ये भी रिकॉल बेस्ड है, इसमें थिंकिंग कहाँ लगी, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि थर्ड है, विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया? अब ये भी रिकॉल या मेमोरी बेस्ड जवाब है, ठीक है ना। अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, हाउ वुड यू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस इन योर सिटी? आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिटिकल थिंकिंग काम आती है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कोई कह रहा है फेमस है तो सही होगा, अरे नहीं, सही कहाँ है, श्री जयवर्धन नहीं है। हाँ चलो, कौन? अच्छा, ओके नाउ आई गॉट इट, ठीक है। चलो हाँ, वो मलेशिया की कैपिटल है भाई। कोई तो था वहां मेरा कोई फ्रेंड, इस चक्कर में मेरे को याद रह गया, वो गलती से गलत याद रह गया, मिक्स हो गई मेमोरी, ठीक है। चलो आते हैं, हाउ वुड यू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस इन योर सिटी? आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? आ जाते हैं, कोई बात नहीं। कोलंबो कह रहे हैं लोग, पहले थी, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो, हाउ वुड यू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस इन योर सिटी? तो आप पानी के जो समस्या है उसको कैसे सुलझाएंगे? इसमें आपको प्लानिंग लगेगी, इसमें आपको रिफ्लेक्टिव चिंतन लगेगा, इसमें आपको रिव्यू करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, सिंथेसाइज करना पड़ेगा, नए सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, फैक्ट ओपिनियन सारी बातें जाननी पड़ेंगी। तो इसमें आपका दिमाग ज्यादा खर्च होगा, जिसमें दिमाग ज्यादा खर्च होगा उसमें क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 PYQ अगर नहीं लगाए जा रहे मतलब आप प्लेलिस्ट जो बनाई हुई है ना क्वेश्चंस की, सिर्फ उन्हें देख लो। मैंने प्रॉपर पिछले साल की भी अलग अलग टॉपिक वाइज भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इस बार भी जो भी मैं करा रही हूँ वो देख लो। अगर CDP की मैं बात करूँ तो बाकी सब्जेक्ट्स की भी बनी हुई है प्लेलिस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन रिक्वायर्स, 2 सेट में शेयर भी कर दूंगी। इंक्लूजन यानी समावेशन की अवधारणा क्या हमसे डिमांड करती है, ये बताना है फटाफट से। भाई अब नहीं है कोलंबो, फटाफट बताइए। फर्स्ट ऑप्शन 91% लोग। रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, भाई बिल्कुल सही बात है। इंक्लूजन का मतलब है आप विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सम्मान रखें, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग फॉर असेसमेंट, यानी आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत नहीं चाहिए हमको, फ्लेक्सिबल चाहिए टेस्टिंग भी। टीचर सेंटर्ड पेडागोजी नहीं, लेबल तो बच्चे को करना ही नहीं है और सेग्रीगेट भी नहीं करना। तो एक ही चीज है जिसमें सबको इंक्लूड किया गया है, एजुकेशन फॉर ऑल, वो है फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये क्या कहता है? डिसलेक्सिया पोजेस डायरेक्ट चैलेंजेस इन द डोमेन ऑफ, यानी कि जो डिसलेक्सिया है पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है। डिसलेक्सिया से किस क्षेत्र में दिक्कत आएगी? इमोशनल रेगुलेशन में, बॉडी कोऑर्डिनेशन में। बॉडी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी डिस्प्रैक्सिया से, क्योंकि मोटर स्किल्स, बेसिकली बॉडी भी नहीं मोटर स्किल्स। बॉडी कोऑर्डिनेशन तो हो सकता है कि आपका लोकोमोटर भी हो जाए, वो डिपेंड करेगा क्या पूछा है। सोशल इंटरेक्शन में ऑटिज्म से दिक्कत आएगी, या हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा है तो दिक्कत आएगी। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन टेक्स्ट, हाँ ये बात एकदम सही है, लिखित विषय वस्तु के बोध में, लिखी हुई वस्तु को पढ़ने में। इसका मतलब क्या हुआ? लिखित विषय वस्तु के बोध में, यानी लिखी, ये नहीं है लिखने में दिक्कत आएगी, इन्होंने कहा है कि पढ़ने में दिक्कत आएगी, जो लिखित चीज है उसको समझने में दिक्कत आएगी। इसका मतलब रीडिंग में दिक्कत आएगी। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें रीडिंग में दिक्कत आएगी। इमोशनल रेगुलेशन आपका डिफरेंट चीजों में आ जाएगा, जैसे ऑटिज्म में भी इमोशनल रेगुलेशन में दिक्कत आती है। अब आ गया ऑटिज्म का एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, वाइल स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म फेसेस सेवरल चैलेंजेस इन सर्टेन डोमेन्स, दे हैव स्ट्रेंथ डैश विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
स्वलीनता ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास डैश का मजबूत पक्ष भी है, अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। फटाफट से बताइए क्या जवाब होगा, बताओ जल्दी। अब देखना इसमें घूम गए आप लोग, है ना। देखो कुछ क्वेश्चन जिनको शुरुआत में आसान लग रहे थे वो बैलेंस्ड पेपर मिलेगा, सेट ही पूरा ऐसे ही उठाया हुआ है, बैलेंस्ड मिलेगा। कुछ क्वेश्चन इजी लगेंगे, कुछ हाँ, लेकिन इसमें एक पक्ष की वजह से थोड़ा सा इजी लगेगा क्योंकि इसमें असर्शन और रीजनिंग आज मैंने शामिल नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 28% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। स्वालीनता ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास डैश का मजबूत पक्ष भी है। यानी मजबूती किसमें होती है, स्ट्रेंथ क्या है ऑटिस्टिक बच्चे की, फटाफट से देखना है। पहला ऑप्शन है टू पे अटेंशन फॉर माइन्यूट डिटेल्स, यानी सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देना। अभी समझेंगे, हमें नहीं पता है ना, क्योंकि किसी को नहीं पता, यहाँ पे कोई जवाब सही दे ही नहीं रहा है। सब 24% 31% लोग बस थर्ड ऑप्शन कह दे रहे हैं, जो कि गलत ही है ना। देखते हैं। फॉर सोशल कम्युनिकेशन, भाई इसमें तो उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि वो सामाजिक संप्रेषण में, बातचीत में उनको दिक्कत होती है, तो ये तो चैलेंज है। हमें स्ट्रेंथ पूछा है कि स्ट्रेंथ कहाँ होती है उनकी। ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स विदाउट हेजिटेशन इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप्स, जो लोग ये 31% लोग जवाब दे रहे हैं थर्ड हैं, थोड़ा बहुत पानी वानी ढूंढ लो यार। सबसे पहले ऑटिज्म में हम यही बात करते हैं कि बच्चे को सोशल गैदरिंग में, कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, हेजिटेंट होता है वो बहुत ज्यादा, उसके आसपास अगर लोग ज्यादा हों तो वो बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता है ना। माय नेम इज खान का जवाब भी दिया था। तो स्वयं को बड़े समूहों के सामने बिना हिचक के व्यक्त करना, यहाँ तो कम्युनिकेशन में वैसे ही दिक्कत है यार, है। और आप कह रहे हो कि बिल्कुल मोदी जी टाइप भाषण दे देगा ऑटिस्टिक बच्चा, नहीं यार, है ना। फिर आता है ऑफ इजीली एडजस्टिंग टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन स्केड्यूल, ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है, चैलेंज होता है ऑटिस्टिक बच्चे के जीवन में, जो स्वालीनता वाला बच्चा है, कि उसकी दैनंदिनी में या जो स्केड्यूल में यदि रोज रोज बहुत ज्यादा परिवर्तन या आसपास सराउंडिंग में भी बहुत ज्यादा चेंज अगर हो गया तो वो परेशान हो जाता है। क्योंकि एडीएचडी नहीं है ये कि ध्यान लगाने में दिक्कत है। ऑटिस्टिक बच्चे कई बार बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि दिमाग की कमी नहीं है, लेकिन ये जो बार बार अगर फ्रिक्वेंट चेंजेस हैं, चाहे वो स्केड्यूल में हो, चाहे दिनचर्या में हो, चाहे आसपास की सराउंडिंग में हो, तो वो उससे दिक्कत में आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ एक ही बचती है कि टू पे अटेंशन फॉर माइन्यूट डिटेल्स। भाई जब हम ये कहते हैं, ये आपका कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, कि जब हम ये कहते हैं कि जो ऑटिस्टिक बच्चा है अगर उसकी सराउंडिंग में कुछ भी चेंज होता है तो वो परेशान हो जाता है। इस रूम में आपने ये चीज यहां से उठा के वहां रख दी या पूरा चेंज कर दिया, वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ कि माइन्यूट डिटेल पे भी फोकस है बच्चे का, है ना। वो ध्यान देते हैं, वो ओवर उनको परेशान कर रही हैं चीजें, एक तरह से हर चीज पे ध्यान है, ये मान लो आप। तो माइन्यूट, टू पे अटेंशन फॉर माइन्यूट डिटेल्स, सूक्ष्म विवरणों पे भी ध्यान देने की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से, मतलब ये एक्सेसिव हो जाती है तो वो, हाँ मोए मोए हो गया ना, हाँ, तो ये एक्सेसिव के ज्यादा ध्यान देते हैं हर चीज पे, इसीलिए तो आसपास सराउंडिंग में चेंज है, स्केड्यूल में चेंज है, या लोग अगर दिख रहे हैं तो वो ज्यादा ओवरवेल्म महसूस करेगा, बातचीत या दिक्कत होती है उसको एडजस्ट करने में। तो ये एक तरह का एक क्या कहेंगे, बेनिफिट या कह लीजिए एक स्ट्रेंथ है ऑटिस्टिक बच्चे की, कि वो ध्यान माइन्यूट डिटेल पे भी दे पाता है ना, छोटी से छोटी डिटेल पे भी ध्यान होता है। एडीएचडी में उल्टा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वहां ध्यान टिकाना मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, Which of the following mode should be avoided while teaching students with visual impairment? यानी कौन से मोड को हम अवॉइड करें जब हम दृष्टिबाधित बच्चों के साथ डील कर रहे हैं जिनको देखने में समस्या है। पहला ऑप्शन है वर्बली एक्सप्लेनिंग द कंटेंट रिटन ऑन बोर्ड, यानी शामपट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना, यानी जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसको वर्बली एक्सप्लेन कर दो, ये तो अच्छी बात है। जो बच्चे को दिखाई देने में समस्या है, विजुअली इंपेयर्ड है, उसको मदद मिल जाएगी, है ना। कई लर्नर्स होते हैं जो अपने यहाँ भी कमेंट आता है कई बार कि हम मतलब विजुअली इंपेयर्ड हैं, तो आप जब क्वेश्चन लिखा है तो ये मत कहो कि पोल दे दो और खुद बताओ, पहले साथ साथ पढ़ भी दिया करो। तो अगर आप पढ़ देंगे तो उसको देखने में दिक्कत है तो वो सुन के समझ जाएगा बच्चा। प्रोवाइडिंग टैक्टाइल मैप्स, यानी टच एंड फील वाले मैप्स, ब्रेल लिपि टाइप की चीजें जिसको स्पर्श किया जा सके, नुकीली मतलब वैसी चीजें जो जिनको टच फील किया जा सके, नुकीली कह लो कई बार, लेकिन वो ज्यादा शार्प नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, स्पर्शग्राही मानचित्र, हाँ वो टच और फील करके समझ जाएंगे। टैक्टाइल मटेरियल कल भी बात की थी। अलाउइंग यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, डिवाइसेस कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो आपका कि जैसे फोन में एक तरह का असिस्टिव डिवाइस है कि आप बोल करके सर्च कर सकते हैं वो लोग जिनको देखने में दिक्कत है, तो जो भी हेल्पफुल डिवाइसेस हैं। यूजिंग रिटन टेस्ट टू असेस लर्निंग, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस बच्चे को देखने में दिक्कत है उसके लिए आप अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना उससे, क्योंकि उसको देखने में तो दिक्कत है, अब आप उससे लिखवा रहे हैं तो वो दिक्कत वाली बात हो गई।
आगे बढ़ते हैं, आप ओरल क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई और तरीका अपना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस की 3 विशेषताएं आपको बताई थी, और हाई आईक्यू होता है 120 प्लस आईक्यू होगा कम से कम भी, वैसे तो होता है 140 130 प्लस, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कई बार 120 प्लस को भी हम कह देते हैं। तो अगर हम देखें प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं है, नॉट अबव एवरेज इंटेलिजेंस लेवल, हाँ अबव एवरेज एबिलिटी, एसीसी याद होगा आपको, एसीसी सीमेंट का उदाहरण देती हूं मैं बहुत बार। हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इस पे भी हमने बात की थी कि HOTS हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें दिमाग ज्यादा खर्च होता है क्योंकि इनकी मेंटल एबिलिटी ज्यादा होती है। हाई मोटिवेशन तो डिफिकल्ट टास्क भी कर पाते हैं। हाई मोटिवेशन टू मास्टर स्किल्स, कमिटमेंट का लेवल, उसी को मोटिवेशन कहते हैं। अबव या हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो कमिटमेंट मतलब मोटिवेशन ज्यादा है तभी तो कमिटेड है। स्लो इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, ये गड़बड़ है क्योंकि ये तो फास्ट होते हैं इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, तो जल्दी सीख जाते हैं, इसीलिए तो ये बोर हो जाते हैं अगर सही से चैलेंजिंग टास्क ना मिले तो। 4th ऑप्शन ही गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई, अ टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू फॉर्म डैश व्यू ऑफ एबिलिटी एंड शुड कंसिडर लर्निंग एज डैश प्रोसेस। यानी एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के डैश परिपेक्ष और अधिगम को डैश प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो लर्निंग क्या है, अगर हम बात करें यहां पे इंक्रीमेंटल होनी चाहिए। एबिलिटी कल भी मैंने बात की थी, एबिलिटी को आप कैसे देखेंगे कि क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, तो एबिलिटी इंक्रीमेंटल है, फिक्स्ड नहीं है। एंटिटी का मतलब हो गया सिंगल एंटिटी फिक्स हो गई, एबिलिटी इंक्रीमेंटल है, एंटिटी नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस फिक्स हो गई है ना। तो ये हालांकि इन्होंने ट्रांसलेशन कुछ और दे दिया है। देखो पैसिव तो हो ही नहीं सकती लर्निंग, यहाँ पे भी लर्निंग पैसिव है ना, ये एंटिटी की वजह से गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा कि लर्निंग, एक तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है कि जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीमेंटल होती है और फिक्स्ड नहीं होती। और दूसरा लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें बच्चा एक्टिविटी करके सीख सकता है, रटने वाली प्रोसेस नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहां सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है भाई, 22वां सवाल कहेगा स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस डैश व्हेन द एक्टिविटी इज नॉट वैल्यूड बाय देम। यानी यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। यानी उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा कोई काम करने में, उनको वैल्यू ही नहीं कर पा रहे वो किसी एक्टिविटी को, उनको लग रहा है यार ये क्या करा रहे हो, ये तो पेपर में नहीं आएगा। आपने मान लिया जैसे, क्योंकि आपको आसान लग रहा है, आपको लग रहा है कि आसान लग रहा है, तो मुझे आसान लग रहा है तो वो तो आएगा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है तैयारी आपने अच्छी कर ली हो, ठीक। तो यदि गतिविधि को महत्व ही नहीं दिया जा रहा, जो एक्टिविटी बच्चा कर रहा है उसको इंपॉर्टेंस ही ना दे, उसकी नीड ही ना समझे कि देख लेंगे यार हो जाएगा पेपर पास, तो पढ़ेगा ही नहीं वो। फिर अगर काम की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझेगा या वैल्यू ही नहीं करेगा तो क्या होगा, एक्टिविटी इज नॉट वैल्यूड, तो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, क्यूरियोसिटी नहीं, बोरियत, एक्साइटमेंट नहीं। जब आप इंपॉर्टेंट समझते हैं, वैल्यू करते हैं, तभी तो एक्साइटेड, वो व्यक्ति जिससे आपको मिलने में इंटरेस्ट है तो आपके लिए वो चीज वैल्यू कर रही है तो आप एक्साइटेड होंगे मिलने के लिए। अब जो काम करने के लिए आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपके दिमाग में वैल्यू ही नहीं है जिस चीज की, उसके लिए आप क्यों तो क्यूरियस होंगे, क्यों एक्साइटेड होंगे। घर में झाड़ू लगाने को कोई कह दे, कितने लोग एक्साइटेड होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू हम करते नहीं है उस चीज की। कई बार मन हो तो कर भी सकते हैं, मतलब बेसिक एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ झाड़ू लगाना कोई बहुत खराब काम है, इट्स जस्ट कि हम वैल्यू कितना कर पाते हैं, जो बेसिक जो रेपिटेटिव काम होते हैं। और वहीं कोई कहे गोलगप्पे खा लो, वहीं कोई कहे कश्मीर घुमाने ले चलते हैं, तो मन करेगा, वैल्यू होगी उस चीज की, जॉय नहीं आएगा इस चीज में। वो काम जिसमें जिसकी आप वैल्यू समझ ही नहीं रहे हैं, बच्चा जिस एक्टिविटी की वैल्यू नहीं समझता या नहीं करता जिस चीज को वैल्यू, या उसको बोरियत महसूस होगी वहां पे, ठीक है ना। या मैकेनिकल है, जो इंटरेस्टिंग है चीज उसके लिए, जिसकी वो नीड समझेगा, जिसके लिए वो मोटिवेटेड है, उसके लिए बाकी तीनों फीलिंग्स, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, जॉय फील करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा फटाफट से बताइए, टॉप डाउन बॉटम अप। अभी बताऊंगी ना, कल आपका हिंदी का मैराथन है, फिर 17 तारीख को आपका इंग्लिश का मैराथन है। इस बार मैं 3 ही मैराथन कराऊंगी भाई, ईवीएस नहीं हो पाएगा। प्रीवियस देख लो, कुछ चेंज नहीं हुआ ईवीएस में, मैंने पूरी बनाई हुई है ना। कोई कह रहा है कि फलाने बुक का क्वेश्चन है, कविता रॉय कभी प्रीवियस ईयर उठा के देखते ना तो ये नहीं कहना पड़ता। इतने बुरे दिन नहीं आए कि किसी वेबसाइट से उठा के क्वेश्चन कराएंगे, देखिएगा। हाँ बहुत बढ़िया, कभी प्रीवियस ईयर की शक्ल देख लिया करो, देखो एक बार नौकरी लग गई तो शादी ना से ही मीटअप कर लीजिएगा। अरे मीटअप कर लेंगे, बिना नौकरी लगे भी कर लेंगे उत्कर्ष, क्या ही टेंशन लेते हो। चलिए आते हैं। रिचा, अ स्कूल टीचर वांट्स टू प्रमोट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग हर स्टूडेंट्स, टू डू सो शी शुड। यानी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो बच्चों के, अवधारणाएं जो है वो उसको अवधारणात्मक समझ बेहतर कर सके, उसके लिए क्या करना चाहिए।
बताओ एक बार। आस्क स्टूडेंट्स टू सॉल्व क्वेश्चंस इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर ओनली। नहीं भाई, आप इसमें बच्चों को बांध रहे हैं कि एक निर्धारित तरीके से क्वेश्चन पूछो, सहजता से पूछ लें जो उनके मन में आए। फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज एंड मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। अब आपको पता है मेटाकॉग्निटिव स्किल्स अच्छी होती हैं, इसमें प्लानिंग, रिव्यूइंग, अवेयरनेस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये सब आता है। एम्फोसिस ऑन रोट मेमोराइजेशन, रटंत विद्या चलंत नहीं। फिर आता है फोर्थ, डिस्करेज स्टूडेंट्स टू एस्टेब्लिश कनेक्शंस बिटवीन सब कॉन्सेप्ट्स, यानी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बीच में कनेक्शन को डिस्करेज करें, हतोत्साहित करें नहीं। एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से, प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करना है, डिस्करेज नहीं करना है, इस चीज के लिए एनकरेज करना है। तो एक ही ऑप्शन पॉजिटिव बचता है, वो है फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज एंड मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। अब प्रोसीजरल नॉलेज क्या होती है भाई? देखिए, प्रोसीजरल नॉलेज जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान, एक है डेक्लेरेटिव नॉलेज, ये आपको इंग्लिश पेडागोजी में भी हेल्प करेगा। डेक्लेरेटिव नॉलेज होती है जिसको हम कहते हैं उद्घोषणात्मक या समथिंग कहते हैं हिंदी में। डिक्लेरेटिव नॉलेज में जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपकी डेफिनेशन है, जो भी आपने याद किया हुआ है, वो सब डेक्लेरेटिव है। अगर हम बात करें प्रोसीजर की, या जो आप जानते हैं, वो डेक्लेरेटिव है। लेकिन प्रोसीजर है जब आप किसी एक्टिविटी को करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, साइकिल चलाते कैसे हैं, बाइक चलाते कैसे हैं, सिर्फ तैयारी करके प्रतिमा, रिजल्ट के बारे में ना सोच के, एक ही तरीका है ना, कि पढ़ते जाओ और रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है। आपके सामने पेपर आएगा, आप पेपर कर दोगे, बस इतना सोचना है, ज्यादा दिमाग को ऑप्शन मत दो सोचने का, नहीं तो एग्जाम एंग्जाइटी फील होती रहेगी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया कशिश। तो यहाँ पे जवाब क्या होगा? प्रोसीजरल नॉलेज में साइकिल चलाना, कोई चीज ठीक करना, बाइक चलाना, कोई भी काम जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको पता है कि करते कैसे हैं, किसी भी स्किल को करने का तरीका। तो सेकंड ऑप्शन हो गया यहाँ पे, प्रोसीजरल नॉलेज और मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को महत्व देना है। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। सामाजिक रचनावादी, यानी वाइगॉस्की की बात हो रही है, बच्चों को ग्रुप में एक्टिविटी करके सीखने की बात होगी। टीचर इनकलकेटिंग कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड एटीट्यूड, नहीं, कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। एनवायरमेंट कंड्यूसिव फॉर डिस्कवरी लर्निंग, चलो ठीक है। पेडागोजी गियर टू फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन, रटंत विद्या नहीं। करिकुलम विच इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड डज नॉट कंसिडर कल्चरल डिफरेंसेस, भाई कल्चरल डिफरेंसेस को, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखे, ऐसा करिकुलम, फ्लेक्सिबल करिकुलम ही काम का है, लचीला ना कि स्टैंडर्ड। तो एन एनवायरमेंट कंड्यूसिव फॉर डिस्कवरी लर्निंग, अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश, यानी एक ऐसा परिवेश जो समृद्ध है, किसके लिए? डिस्कवरी लर्निंग के लिए। डिस्कवरी लर्निंग की बात कौन करता है? जेरोम ब्रूनर करते हैं, जिसमें वो एनएक्टिव लर्निंग, बच्चा करके एक्टिविटी सीखता है, फिर वो बात करते हैं सिंबॉलिक की, यानी सिंबल्स के माध्यम से, है ना, और फिर आपका नहीं, उससे एनएक्टिव, और उसके बाद आपकी आइकॉनिक, वो पिक्चर्स को देख के सीखेगा, पहले एक्टिविटी करके सीखेगा, यानी पेन को देखेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, खोलेगा, ये है एनएक्टिव लर्निंग। फिर सेकंड क्या है? आइकॉनिक, जब वो पिक्चर्स, ए फॉर एप्पल की पिक्चर दिखा दी आपने। फिर आता है सिंबॉलिक, कि वो लैंग्वेज को पढ़ के समझने लग जाएगा सिंबल्स के माध्यम से। और डिस्कवरी लर्निंग की भी बात, डिस्कवरी लर्निंग उन्होंने दी है जेरोम ब्रूनर ने, और इन्होंने स्पाइरल करिकुलम की भी बात की है कि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ होगा, तो प्रीवियस नॉलेज को महत्व देते हैं ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25? देखिएगा एक बार, ये कहता है स्टूडेंट्स फील मोर इन्वॉल्व्ड एंड एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इफ क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रमोट्स। विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बनना महसूस करते हैं यदि कक्षा का परिवेश कैसा हो। भाई बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा एक्टिव होंगे क्लासरूम में, कैसे माहौल में? जहां बच्चे को इन्वॉल्व किया जाएगा, जहां बच्चा एक्टिव होगा। सिंपल एक ही फंडा है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का, बच्चे को एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है। इंक्वायरी अबाउट दी कॉन्सेप्ट, तो बच्चा एक्टिव है भाई, अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा अगर है तो इंक्वायरी कर रहा है। तो रिफ्लेक्शन ऑन देयर थॉट्स, अपने विचारों पे विमर्श कर रहा है, प्रकाश डाल रहा है ना। आज मैंने क्या खाया था, तो इसके लिए मुझे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, है ना, चिंतन करना पड़ेगा। पैसिव इमिटेशन, बच्चा पैसिव नकल नहीं करेगा टीचर की। मियर रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, यानी सिर्फ ज्ञान को उलटना, उल्टी करना उसकी, यानी मतलब बस आपने रायते की तरह फैला दिया, जो रट्टा लगाया था उसको ही उगल दिया एक तरह से, तो वो गलत चीज है। फर्स्ट और सेकंड यहाँ सही है कि बच्चा एक्टिव है पहले और दूसरे ऑप्शन में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 26? ये कहता है टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग अ टीचर शुड कंडक्ट एक्टिविटीज विच आर, यानी विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। यानी लर्निंग अच्छी हो उसके लिए कैसी एक्टिविटीज क्लासरूम में हो जिसमें बच्चा एक्टिव रहे, रेलिवेंट हो जो उसकी एवरीडे लाइफ से। चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। मैकेनिकल होता है 2 एकम 2 2 3 4 बार बार रिपीट करा रहे हो। पैसिव निष्क्रिय नहीं रखना बच्चे को। डी कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं, कल ही बताया था कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है, डी कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं। प्रेजेंटेड मतलब उनके जीवन से जोड़ के नहीं, संदर्भ से ही हटा दिया तो फिर हटना पड़ेगा। प्रेजेंटेड इन प्रोग्रेसिव सीक्वेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, नहीं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात।
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन जाना होता है, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना होता है, ना कि उल्टा। तो जो बच्चे के जीवन से जुड़ा हुआ हो, जो आपका एनसीएफ भी कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहेगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए फटाफट से, ये क्या कहता है भाई, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग पे देख रहे हो कई सवाल आजकल आ रहे हैं। तो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए स्टूडेंट्स कैन बी फैसिलिटेटेड बाय एम्फेसाइजिंग ऑन, किस चीज पे जोर दें ताकि बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़े, उसका दिमाग थोड़ा सा ज्यादा वो सोचने पे मजबूर हो। क्रिटिकल थिंकिंग में वो ऑप्शन सही होगा जो आपको ज्यादा सोचने का मौका देगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इन वेरिड कॉन्टेक्स्ट, यानी विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा, यानी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, कि आप सोशल साइंस की भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप मैथ्स की भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। पोल जल्दी से दें क्वेश्चन पर, पोल वाले भैया से कहिए, ठीक है पोल वाले भैया। कॉम्पिटिशन टू फिनिश द टास्क एट अर्लीस्ट रेदर देन अंडरस्टैंडिंग इट, भाई कंपटीशन क्रिएट करेंगे नहीं। मियर समराइजेशन ऑफ नोट्स बाय द टीचर, नहीं, ये भी, इसमें भी बच्चा रोट मेमोराइजेशन नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन में एक्टिव है कि विविध संदर्भों में जब बच्चे को मौका मिलेगा, जो उसने पढ़ा है उसको वो जब रियल लाइफ में अलग अलग संदर्भ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल होगा, उसके दिमाग पे जोर पड़ेगा, अलग अलग तरह से सोचेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये क्या कहता है, पेस ऑफ लर्निंग यानी अधिगम की गति। पेस ऑफ लर्निंग इज, अधिगम की गति क्या है, डिपेंडेंट ऑन सोनली ऑन पर्सनल फैक्टर्स, यानी पर्सनल फैक्टर्स कल हमने पढ़ा था, लर्निंग को अफेक्ट करने वाले दो प्रकार के फैक्टर हैं, एक पर्सनल जो बच्चे से जुड़ा हुआ हो, व्यक्तिगत कारक, और दूसरा है एनवायरमेंटल जो एनवायरमेंट से जुड़ा हो, जैसे टीचिंग मेथड, न्यूट्रिशन, आपका स्कूल एनवायरमेंट, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जो लर्निंग को प्रभावित करने वाला पर्सनल फैक्टर्स हैं, जो व्यक्तिगत कारक हैं, जो बच्चे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा कोई बात नहीं सुखविंदर, ऑल द बेस्ट भाई। कह रहे हैं 2 फोन से पढ़ना पड़ रहा है, यहाँ नेटवर्क इशू है, वो पोल दूसरे में दे रहे होगे। तो भाई सोनली डिपेंड ऑन पर्सनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर में क्या है, बच्चे की एज, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, है ना, उसका टेम्परामेंट, उसके इमोशंस, वो सब पर्सनल फैक्टर में आते हैं, जो बच्चे से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो डिपेंडेंट ऑन पर्सनल फैक्टर्स नहीं भाई, एनवायरमेंट पे भी ढोल बज रहे हो बराबर में कैसे पढ़ेंगे, तो लर्निंग अफेक्ट हो जाएगी। याद आ गया ना कल, डिपेंडेंट सोनली ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर, सिर्फ एनवायरमेंट पे भी नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है आपका तो कितनी भी अच्छी किताबें, कितनी भी अच्छा माहौल, कितनी भी अच्छी बढ़िया से बढ़िया चीज आपको दे दी जाए, आप नहीं पढ़ेंगे। तो इंटरेस्ट यानी पर्सनल फैक्टर है, रुचि होना बच्चे की, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी अधिगम पे ना तो पर्सनल फैक्टर का प्रभाव पड़ेगा ना एनवायरमेंट का, फिर कहां से कोडिंग थोड़ी है कि भर देंगे बच्चे के दिमाग में, किसी फैक्टर का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। डिपेंडेंट ऑन इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारक की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है लर्निंग, कि कितना बेहतर पर्सनल फैक्टर, इंटरेस्ट भी हो बच्चे का, एनवायरमेंट भी अच्छा मिले तो लर्निंग अच्छी होगी। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, ये भी किए थे कल। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी वैकल्पिक अवधारणाएं क्या होती हैं, शुड बी डिस्करेज्ड, नहीं, इनको डिस्करेज नहीं करेंगे, एनकरेज करेंगे, बच्चा अपने अनुभव से कहता है ये चीजें। आर नॉट रिलेटेड टू देयर एक्सपीरियंस, भाई अनुभव पे ही तो बेस्ड होती हैं, एक्सपीरियंसेस पे ही तो बेस्ड होती हैं। आर ऑलवेज एक्सट्रीमली इरोनस एंड रिप्रेजेंट्स इरेशनल थिंकिंग प्रोसेस, यानी बहुत ही ज्यादा ये तर्कहीन होती हैं, इनमें कोई सेंस नहीं होता, ऐसा नहीं है, ये अनुभव पे बेस्ड होती हैं। इलस्ट्रेट्स देयर नाइव थियरीज कंस्ट्रक्टेड इन दी प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी कि अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती हैं, कि जब वो दुनिया का अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो कुछ ऐसे नाइव कॉन्सेप्शन, एक नादान अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं, जिनको हम रॉन्ग कॉन्सेप्शन ना कह के मिसकॉन्सेप्शन या नाइव कॉन्सेप्शन या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं, जिनको चर्चा करके ठीक कराया जा सकता है, लेकिन इनको डिस्करेज नहीं करना, बच्चों को अपने तरीके से सोचने का मौका देना है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे नाइव कॉन्सेप्शंस की, तो अब कैसे हो सकते हैं नाइव कॉन्सेप्शंस, कि भाई जब बच्चा चल रहा है तो उसको लग रहा है मेरे साथ पेड़ भी चल रहे हैं, जब मैं ट्रेन में चल रहा हूं तो ऐसा लगता था ना हम सबको बचपन में, तो वो नाइव कॉन्सेप्शन है, वो आपने अपने अनुभव के आधार पर बनाया, बेशक वो साइंटिफिकली सही नहीं है, ठीक है ना। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे आता है जरूर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा एक बार, आज के लिए आखिरी सवाल है। वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड, जब आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो किस चीज को अवॉइड करना चाहिए, एक अवधारणा को समझाते समय किस चीज को अवॉइड करें, लाइक शेयर करने को अवॉइड बिल्कुल ना करें, बाकी किसी भी चीज को आप अवॉइड करें, सीखने को अवॉइड ना करें। दूसरा लास्ट ऑप्शन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से बताना। धन्यवाद आगिनी। जुकाम हो गया, दिमाग खराब हो रहा है, हाँ यार विवेक, जुकाम से ज्यादा दिमाग खराब दुनिया की शायद कोई ही चीज करती होगी, है ना। जुकाम नंबर 1 पे रखेंगे, ब्रेकअप नंबर 2 पे, है ना। लोगों के दिल टूटने का दर्द होता है, नहीं, जुकाम का दर्द सबसे बढ़िया खतरनाक, जो अच्छे वाला कोल्ड अगर हो जाए तो बैंड बजा देता है हफ्ते भर तक। तो आप जो है स्टीम लें, कुछ उसका जुगाड़ ढूंढें, एकदम तो जाएगा नहीं,
मेरा भी गला खराब ही है ज़्यादा बोलने के कारण। 120 प्लस आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ज़्यादा ही आएंगे मनीषा उससे, अगर प्रीवियस ईयर में 120 प्लस आ रहे हैं तो। कोई कह रहा है आप 1 क्वेश्चन पीछे चल रही हैं पोल से। नहीं भाई, आपके नेटवर्क में दिक्कत होगी उसकी वजह से, इतना तो अंतर नहीं आएगा। देखिएगा क्या अवॉइड करना है एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय, मेकिंग कनेक्शंस अमॉन्ग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी चीजें जोड़ करके पढ़ाना, एक कॉन्सेप्ट से जो इंटर रिलेटेड चीजें हैं उनको कनेक्ट करके पढ़ाना, ये अच्छा होता है कनेक्शंस बना के पढ़ाना। ये तो सही, अवॉइड क्यों करेंगे इसको, तो एनकरेज करेंगे। हाईलाइटिंग कॉज इफेक्ट रिलेशंस, किस चीज के होने से, कारक प्रभाव, धूप के निकलने से कपड़े सूखते हैं क्या, कॉज एंड इफेक्ट है। गिविंग, तो ये तो अच्छी बात है कि रिलेशनशिप बता रहे हैं आप किससे क्या होगा। नॉन एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, गिविंग नॉन एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट। कल ही बताया था, जब आप बर्ड का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप एरोप्लेन का भी एग्जाम्पल दें कि ये एरोप्लेन नहीं होता, बेशक उड़ता हुआ नजर आता है। तो एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कनेक्टेड चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कल ही हमने बात की थी, कॉन्टेक्स्ट में या कनेक्शन में सीखना है। डिस्कनेक्टेड चंक, जो बच्चा जिससे कनेक्ट ही ना कर पाए, ऐसी जानकारी कि आपने एक चैप्टर ये पढ़ाया और दूसरी चीज उससे जुड़ी हुई वहीं बतानी थी, आपने 4 चैप्टर बाद बताई तो समझ ही नहीं आएगा। तो संप्रत्तियों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना नहीं, संबंधित खंड, कनेक्टेडनेस के साथ पढ़ाना है। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जोड़ के पढ़ाना है, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया जी। सलमान कह रहे हैं 30 आउट ऑफ 30। आज तो बहुत सारे लोग 30 आउट ऑफ 30, 28 आउट ऑफ 30 इस तरह के मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। कल की मैराथन ना देखी हो वो आप देख लीजिएगा और अपने नोट्स रिवाइज कर लो और प्रीवियस ईयर कर लो, इतना इनफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 28 आउट ऑफ 29, चलिए बहुत बढ़िया। डाउनलोड नहीं हो रहा है एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड अभी कहाँ है, फाइनल एडमिट कार्ड जो है वो नेटवर्क का शायद कुछ पंगा होगा, फाइनल एडमिट कार्ड आपको 2-3 दिन पहले आ जाएगा, है ना। तो इतनी ही बात रखते हैं आज के लिए। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हो गए वो आप कमेंट्स में जरूर बता करके जाएंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा।